अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी मैट्रिक्स कहा जाता है कालिबों को और डिटर्मिनेंट्स उनके मुक़त्तिआत और सिंगल को मक़ता कहते हैं। तो ये इसका मैं सबसे पहले आपको मैट्रिक का तारुफ़ करवाता हूँ कि मैट्रिक या कालिब क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम इंशाल्लाह 1.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मैट्रिक में बड़ी ब्रैकेट के दरमियान जो आदाद जो नंबर्स घिरे हुए होते हैं उनको हम मैट्रिक बोलते हैं। तो मैट्रिक्स की बहुत सी इकसाम होती हैं, जैसे ये एक डिजिट वाला या सिंगल मेंबर ये मैट्रिक है। उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये भी एक कॉलम है, ये मैट्रिक है, और ये भी एक मैट्रिक है। तो ऐसी शक्ल जो इस तरह बड़ी ब्रैकेट्स के दरमियान घिरी हुई हो उसको हम मैट्रिक या उर्दू में हम उसे कालिब कहते हैं। तो ये इसका तारुफ है। अब मैं इसके अरकान या इसके मेंबर्स बताने लगा हूँ कि इसके अंदर ये जो लाइनिंग होती है इसको क्या कहते हैं। किसी भी मैट्रिक के अंदर ये जो सीधी लाइन होती है, यानी जैसे ये 5 7 हो गई, इसके अंदर ये 5 वाली लाइन हो गई, इसके अंदर 5 6 वाली लाइन हो गई, और इसके अंदर सिर्फ ये 5 वाली लाइन। तो किसी भी मैट्रिक के अंदर जो ये सीधी लाइन होती है इसको कॉलम कहते हैं। उर्दू में भी कॉलम और इंग्लिश में भी कॉलम, इसका एन साइलेंट होता है। और जो लाइन इस तरह सीधी होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रो यानी कतार। जैसे ये इस कालिब के अंदर ये 7 से 8 वाली लाइन, 5 से 6 वाली लाइन, इसके अंदर ये 6 वाली लाइन, और इसके अंदर भी ये 5 को क्रॉस करने वाली इस तरह की लाइन, ये सब इसके अंदर, इसको इंग्लिश में रो, उर्दू में इसको कतार कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक या किसी भी कालिब के अंदर दो अरकान होते हैं, एक कॉलम होता है और एक कतार, यानी दो डिजिट्स, दो इस्तिलाहात डिटर्मिनेंट्स होती हैं, कॉलम और रो। जी, अब हम आते हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला सवाल है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये फॉलोइंग मैट्रिक्स जो नीचे मैट्रिक्स कालिब दिए हुए हैं इनके ऑर्डर मालूम करने हैं। ऑर्डर कहते हैं मर्तबे को। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मर्तबा या ऑर्डर या मर्तबा क्या होता है, फिर मैं इंशाल्लाह इसको समझाता हूँ। ये देखें, किसी भी रूम का जो साइज़ मालूम करने का जो लिखने का तरीका होता है वो यही होता है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये रूम नंबर, ये जो पहला बॉक्स है ये रूम है, इसका जो साइज़ है एक वॉल का 10 फुट है, दूसरी का भी 10 है, तो मैं लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 10 बाई 10 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह नीचे एक शॉप दी हुई है, उसकी जो ऐसे लंबाई है वो 12 फुट है, और इस तरह ऊंचाई जो चौड़ाई है वो 5 फुट है। तो मैंने जो है उसको 12 बाई 5 करके इसका एक ऑर्डर लिख दिया। तो इसको ये एक पैमाइश होती है ऑर्डर। ठीक है, अब इसको आप ये समझ गए होंगे कि ऑर्डर क्या होता है, यानी एक पैमाइश होती है। ठीक है, अब मैं आपको मैट्रिक का ऑर्डर यानी मैट्रिक का मतलब निकालना सिखाता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि जो ऐसे सीधी लाइन होगी उसको हम कहेंगे कॉलम, और जो इस तरह की लाइन होगी ये रो होती है। तो जो किसी भी मैट्रिक का जो ऑर्डर होता है यानी जो मर्तबा होता है, उस मर्तबे को ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले रोज़ की तादाद लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम की तादाद लिख दी जाती है। और इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अच्छा, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे ए का मर्तबा। इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से कि जैसे मैंने बॉक्स की अभी रेक्टेंगल की पैमाइश बताई थी। देखें, सबसे पहले इसमें रोज़ कितनी हैं, 2 हैं, 2 बाई, कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 बाई 2, ये इसका मर्तबा हो गया। इसको यूँ सिंपल भी लिखा जा सकता है जैसे लिखा हुआ है, और ये बाई के जो इर्द गिर्द जो है ये डैश भी डलती है, इस तरीके से भी लिखते हैं। इसके अलावा 2 बाई 2 इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवा रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर सी है, ये जो इसमें हम सी का ऑर्डर ऑफ सी लिखेंगे। इसमें हमारे पास जो रो है यानी जो कतार है वो हमारे पास 1 है, और जो कॉलम्स हमारे पास 1 और 2 जो 2 हैं। तो इस तरह ये हमारे पास, अब यहाँ पे आप अगर डैश लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक आ गया, इस मर्तबा आ गया इस मैट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। ये डी मैट्रिक का नाम है। तो इसका हमने मर्तबा फाइंड करना है। तो देखिएगा
कि डी का मर्तबा लिखने के लिए डी का मर्तबा, इसमें हमारे पास जो रोज़ हैं देखें 1 2 3 3 रोज़ हैं बाय कॉलम 1 है, तो ये 3/1 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें देखिएगा ये कालिब का नाम है ई, तो इसमें हमारे पास देख लें सबसे पहले रोज़ कितनी है 1 2 3 रोज़ हैं। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर जो है ना वो ऑर्डर ऑफ ई, जो मेरे पास ई का ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले 3 रोज़ हैं, उसके बाद कॉलम 2 हैं 3/2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। तो ये जो एफ़ का मर्तबा होगा वो एफ़ का मर्तबा, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख रहा हूँ ताकि दोनों बच्चों का काम कवर हो जाए साथ साथ। अच्छा तो इसमें हमारे पास रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो ये 1/1 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। ये देख लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक जो दिया हुआ है इसका जब हम मर्तबा निकालने लगेंगे तो हमने सबसे पहले रोज़ देखनी है। ये 1 2 और 3 रोज़ हैं, 3 बाय हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 2 और 3 ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। जी ये पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे और करने के बाद इसको आपने आंसर से चेक कर लेना है, ठीक है जी। ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको रजिस्टर पे सॉल्व करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ये देखिएगा कि ये मैट्रिक ए है यानी कालिब ए है। अब ये हमने बताना है कि किसके इक्वल है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि इस यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट कहीं पे मौजूद है। तो ये देखिए सी, ये 5 - 2 है, तो इसका आंसर 3 ही निकलेगा। मतलब ए और सी आपस में इक्वल हैं। अब ए और सी को हमने निकाल देना है, बाकी देखने हैं। तो ये 3 और 5 है, तो देखें 3 और 5 का कोई यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये देखिएगा आई बी के साथ, ये जो आई है ये हमारे साथ, तो जी इसी तरह ये देखिएगा कि ये बी हमारे पास इक्वल आ गया आई के, क्योंकि ये इसमें बी में भी 3 5 है और यहाँ भी 3 और ये 3 to 5 बनता है, तो ये 3 5 है, यानी बी और आई इक्वल है। यानी अब ए बी सी और आई हमारे पास निकल गए हैं। बाकी हमारे पास अब ये डी रहा है 5 और 3। अब हम यहाँ देखें 5 और 3 के इक्वल कोई भी नहीं है। 4 6 0 2, तो ये हमारे पास 4, ये देख लीजिएगा ये 2 या 4 बनता है, ये 0 है, ये 6 है एंड ये 2 है। तो ई और जे आपस में इक्वल हैं। अब इसी तरह एफ़ हम देख लेते हैं, तो ये 2 और 6 है, तो ये देखें एफ़ और जी इक्वल है। 3 में से 1 गई, ये 2 पर 2 बच रहा है और नीचे ये 3 3 6 हो रहा है, मतलब एफ़ और जी हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हम चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि ये कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब ये दोनों मैट्रिक एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमने इनके जो मेंबर्स हैं उनको भी एक दूसरे के इक्वल रखना है। यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे, a + 2b इज इक्वल टू -7 होगा, c - 1 इज इक्वल टू 3 होगा, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d होगा। तो अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर पर। जी ये मैंने रजिस्टर पर नोट कर लिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेंबर्स हैं इनको हम इक्वल रखेंगे, ये मैंने रख लिया है। और इनको इक्वल रखने के बाद इनको इक्वेशंस के नाम भी दे देंगे। देखें इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है एंड ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो मैंने इनको नेम दे दिए हैं। अब मैं किसी भी इक्वेशन पर काम करते हुए यहाँ पे लिख सकूँगा कि मैं फ़लाँ इक्वेशन में सॉल्व करने लगा हूँ। पहले हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, a + c इज इक्वल टू 0। इसमें से हमारे पास ये जो a b c से लेकर z तक जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड होगी तो फिर हम दूसरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना a की वैल्यू है ना c की है, तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि a और b में से दोनों की वैल्यू नहीं है। तीसरी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्योंकि उसमें वेरिएबल यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिर्फ a की या c है, तो ये हम अब सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा कि इंग्लिश वाले बच्चे यूँ लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, और उर्दू वाले बच्चे यूँ लिखेंगे मसवाद नंबर 3 को हल करने से। तो ये मसवाद नंबर 3 मैं अब यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व करने लगा हूँ। c - 1 इज इक्वल टू 0 नहीं 3 है, c - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये 1 जो है वो इक्वल के इधर माइनस का है, इक्वल के उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा।
तो c इज इक्वल टू 3 और 1 ये हमारे पास 4 हो गया, ये c की वैल्यू आ गई है। अब हम c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इक्वेशन नंबर 1 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। अब a प्लस सी में से c की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड कर ली थी वो लगाएंगे। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये 4 इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाकर 4 माइनस का हो गया, हमारे पास a की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। ये देखें इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व की, उसके बाद 1, अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब a b में से हमारे पास a फाइंड हो चुका है, तो अब हम a की जगह पे -4 लगाएंगे प्लस 2b। ये -4 कौन सा लगाया, ये जो भी हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हुई थी ये लगाई है। अब 2b हम यहीं पे रखेंगे, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस होते हैं, 7 में से 4 गए तो हमारे पास माइनस का 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो वो इधर डिवाइड, यानी जो चीज़ इधर ज़रब हो रही हो वो इधर आकर तकसीम हो जाती है, तो ये b की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी थी जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है। तो ये जो वेरिएबल्स वाले हैं यानी d वाली जो दोनों आदाद हैं इनको एक तरफ ले लेंगे, यानी 2d बराबर के उधर जो है ना जमा का था ना, तो इधर आकर माइनस का 2d हो गया, और इसी तरह ये 6 जो है इधर माइनस का था तो उधर जाकर प्लस हो गया। इसी तरह 4d में से 2d माइनस हो गए तो 2d रह गया और हमारे पास 6 है। ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ज़रब हो रहा है, तो इधर आकर 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो हमारे पास अब ये देखिएगा ये c a b और ये d यानी a b c d चारों वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास ये पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो वो कमेंट करके मुझसे दोबारा डिटेल में भी पूछ सकता है और डिटेल में भी उसको वीडियो सेंड कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।